हेलो दोस्तों, तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। रिज्यूम के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। रिज्यूम के ऊपर मैं कुछ अपने व्यूज़ रखने वाला हूँ। रिज्यूम बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है और जिसको अगर हम इफेक्टिवली अगर हम इसको यूज़ करते हैं, इफेक्टिवली अगर उसको प्रिपेयर करते हैं, तो हम किसी भी जॉब को ईजिली ग्रैब कर सकते हैं। किसी भी अपॉर्चुनिटी को हम इजीली शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं और हम हो सकता है कि हम अपने रिज्यूम की वजह से वहाँ पे सेलेक्ट भी हो जाएं। तो रिज्यूम बिल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर कंफ्यूजन रहता है कि रिज्यूम मैं कैसे बनाऊं, कैसे अपना जो है कैरियर ऑब्जेक्टिव को लिखूं मैं और किस तरीके से अपनी स्किल सेट को लिखूं। तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारे डाउट रहते हैं बच्चों के अंदर कि मैं रिज्यूम को एक इफेक्टिव रिज्यूम कैसे बना सकता हूं। तो आज का जो हमारा पूरा वीडियो होने वाला है वो बेसिकली हम फोकस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द रिज्यूम और दूसरा है कि हाउ टू मेक एन इफेक्टिव रिज्यूम। तो ये दो टॉपिक के ऊपर हम पूरे के पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। रिज्यूम की इंपॉर्टेंस को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं और इसके लिए हम पूरी की पूरी एक साइकिल को देखते हैं कि जो साइकिल है हमारी जॉब को, किसी जॉब को देखने के बाद, कहीं पे एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद या कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी के बारे में हमें पता लगने के बाद फिर हम उसमें अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद शॉर्टलिस्ट होते हैं। शॉर्टलिस्ट होने के बाद फिर वहां पर उनका एक प्रोसेस होता है जिसमें कि वो पर्सनल इंटरव्यू के लिए, फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। उसके बाद फाइनली वो बताते हैं कि हाँ यू आर सेलेक्टेड और रिजेक्टेड। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस के अंदर हमारे एक जो रिज्यूम है उसका क्या रोल है उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ही हमने एक जॉब को देखा, कहीं पे कहीं से हमें नोटिफिकेशन आया कि यहाँ पर एक कोई जॉब निकली हुई है और हमने फिर उसके लिए एक रिज्यूम को भेजा। सबसे पहले क्या होगा, अगर किसी 100 कैंडिडेट ने भेजा होगा तो हो सकता है वो 50% का जो रिजेक्शन है वो रिज्यूम को देखने के बाद लगा दें। तो हो सकता है 100 में से हो सकता है कि 50% को वो कॉल करें फाइनली फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए। तो वो जो 50% का जो सिलेक्शन हो गया, 50% जो रिजेक्ट हो गए, उसमें रिज्यूम का एक बहुत बड़ा फैक्टर था। उसके बाद 50% रिजेक्शन के बाद जब हम मान लिया हम सेलेक्ट हो गए, उन्होंने हमको बुलाया, एम्प्लॉयर ने हमको बुलाया और जो है हमें जो है फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए बुलाया। अब एक कंडीशन को एज्यूम करते हैं कि हम जो है रूम के बाहर जहां पर इंटरव्यू चल रहा है उस रूम के बाहर वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए। तो उससे पहले क्या होगा, उससे पहले हमारे अंदर जाने से पहले हमारा रिज्यूम ऑलरेडी उनके हाथ में होगा और वो हमारे बारे में पढ़ रहे होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ एक कैंडिडेट के बाद कुछ गैप रहता है, उसके बाद सेकेंड कैंडिडेट जाता है, उसके बाद कुछ गैप रहता है, फिर थर्ड कैंडिडेट जाता है। तो वो जो गैप रहता है उस टाइम में नेक्स्ट आने वाले कैंडिडेट के बारे में जितने भी इंटरव्यूअर होते हैं वो उसको पढ़ रहे होते हैं। अब क्या होता है, अगर हमारे रिज्यूम को देखकर ही वो डिसाइड कर लेंगे कि हमें इस कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। बेसिकली हमारे आने से पहले ही जो भी इंटरव्यू लेने वाले पर्सन थे उनका माइंडसेट बन चुका है हमारे रिज्यूम को देखकर ही कि उनको हमें सेलेक्ट करना है या नहीं करना है। अगर उनका माइंडसेट हमारे रिज्यूम को देखकर ये बन गया कि हमें इस कैंडिडेट को लेना है या सेलेक्ट करना है, तो क्या होगा, वो उसके अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि उन्हें अब सेलेक्ट करना है। तो उसके अकॉर्डिंग वो हमारी चेक करेंगे कि हमने एक्चुअल में जो रिज्यूम में लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा। तो वो बेसिकली बस हमें चेक करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे साथ क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। तो हमारे लिए बहुत ईजी हो गया अब जॉब को लेना। लेकिन सेकंड कंडीशन एज्यूम करते हैं कि अगर उनका माइंडसेट बन गया रिज्यूम को देखे कि नहीं ये तो कैंडिडेट बेकार है, इसको रिजेक्ट करना है, तो फिर अब उनका माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि वो उनको हमें जो है रिजेक्ट करेंगे और रिजेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही हमसे क्वेश्चन आंसर होंगे। तभी हम कभी कभी भी कहते हैं कि उससे बहुत आसान क्वेश्चन पूछा और वो सेलेक्ट हो गया, और मेरे से ये क्वेश्चन पूछ लिया और मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो बेसिकली वो भी एक तरीके का हम कह सकते हैं कि रिज्यूम का ही कुछ ना कुछ इफेक्ट था जो इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चंस भी चेंज हो गए, हमारे से क्वेश्चन करने का नजरिया भी उनका चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कितना बड़ा रोल है रिज्यूम का कहीं किसी भी जॉब में हमारे सिलेक्शन के लिए। ठीक है ना, तो यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि रिज्यूम कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो रिजेक्शन हुआ वो भी रिज्यूम की वजह से हुआ, फाइनली जो हम सिलेक्शन हो रहा है वो भी रिज्यूम की वजह से हुआ। अब हाँ, अगर हमने रिज्यूम में जो भी पॉइंट्स लिखे हैं, अगर हमने इंटरव्यू में अगर उसको हमने जस्टिफाई कर दिया कि हाँ ये ठीक है, तो डेफिनेटली हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी जॉब में सेलेक्ट होने के लिए रिज्यूम कितना इंपॉर्टेंट है, अभी तक हमने ये चीज देखी। अब हम देखते हैं कि रिज्यूम, इफेक्टिव रिज्यूम आखिर बनाए कैसे। तो इफेक्टिव रिज्यूम बनाने के लिए क्या है, एक टेम्पलेट होता है, और टेम्पलेट को मैं तो यही कहूँगा कभी भी कोई भी टेम्पलेट कहीं भी नेट से कॉपी ना करें, अपना एक कस्टमाइज टेम्पलेट बनाएं
अपने अकॉर्डिंग उसको डिजाइन करें, उसको फाइनल करें, क्योंकि नेट से डाउनलोड करेंगे तो एक बहुत सारे एज इट इज मिल जाएंगे। तो अपना एक कस्टमाइज रिज्यूम बनाए, टेम्पलेट बनाए। उस रिज्यूम के टेम्पलेट बनाने में कोई बहुत बड़ी हमें एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत नहीं है, सिंपल सा रिज्यूम बनाना है एज ए फ्रेशर। सबसे पहले अपना एक नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, नाम के नीचे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब वहां पर अपना फोन नंबर और अपनी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में एक बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि कभी भी कोई ऐसी ईमेल आईडी ना लिखें कि जो हमने कॉलेज टाइम में हम यूज कर रहे थे, मतलब कि कुछ lovelyboy@gmail.com इस तरीके की कुछ बनी हुई है, कुछ ईमेल आईडी है, उस वही यूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि जो है कोई भी ईमेल आईडी जो ऑलरेडी हम कॉलेज टाइम में यूज कर रहे थे, तो अपनी एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाएं जिसमें कि एक कुछ डिजिट का यूज कर लें, कुछ नंबर्स का यूज करके। हो सकता है कि आपके नाम से ना मिले, लेकिन कुछ एक सिंपल सी ईमेल आईडी बनाएं और उसको जो है रिज्यूम में मेंशन करें। उसके बाद एड्रेस को मेंशन करें। तो नाम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, फोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, ठीक है ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, सेकंड पॉइंट हमें लिखना है कैरियर ऑब्जेक्टिव। कैरियर ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और उसको मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है कि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो है कहीं से कॉपी किया उसको लिख देते हैं। कैरियर ऑब्जेक्टिव उन्हें पता ही नहीं होता कि मैंने रिज्यूम के अंदर क्या लिखा है, कैरियर ऑब्जेक्टिव मेरे रिज्यूम में क्या लिखा हुआ है, और जबकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कैरियर ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है? कैरियर ऑब्जेक्टिव बेसिकली हमें ये बताता है कि मैं क्या हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं और मैं किस तरह से आपकी कंपनी को सक्सेसफुल बना सकता हूं। कैरियर ऑब्जेक्टिव में बेसिकली हमें ये बताना होता है कि मैं क्या हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं और किस तरह से मैं आपकी कंपनी को सक्सेसफुल बना सकता हूं। ये तीन पॉइंटों को हमें मेंशन करना होता है कैरियर ऑब्जेक्टिव में। अब मैं क्या हूं, मैं क्या लिख सकते हैं अपने बारे में कुछ 1 वर्ड्स में 2 वर्ड्स में अपने बारे में लिखना है। मतलब जैसे कि लिख सकते हैं सेल्फ मोटिवेटेड या हाईली पैशनेट, हार्ड वर्किंग, हाईली टेक्निकल एंड नॉलेजेबल, हाईली ऑर्गेनाइज्ड, एनर्जेटिक, कुछ भी इस टाइप के वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहले अपने बारे में बताओ कि हु आर यू, मतलब हार्ड वर्किंग मैकेनिकल ग्रेजुएट, या फिर बोल सकते हैं कि हाईली सेल्फ मोटिवेटेड मैकेनिकल ग्रेजुएट, या फिर कोई भी सेल्फ मोटिवेट, अगर कोई और ब्रांच है कुछ भी, ग्रेजुएट इन बिजनेस, ग्रेजुएट इन सॉफ्टवेयर, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, सेल्फ मोटिवेटेड या फिर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, डेडिकेटेड, एनर्जेटिक, कुछ भी अपने बारे में जो वर्ड्स तुम्हें लगता है कि ये वर्ड्स मेरे लिए बेस्ट सूटेबल है, उस वर्ड्स को सेलेक्ट करो और उस वर्ड के आगे अपनी क्वालिफिकेशन को लिख दो। तो पता लग जाएगा ना कि हु आर यू। तो सबसे पहले मैं बताना है कि मैं क्या हूं, तो मैं ये हूं। उसके बाद मैं क्या बनना चाहता हूं। अगर कोई फ्रेशर है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, लुकिंग फॉर अ एंट्री लेवल रोल टू किक स्टार्ट माई कैरियर इन, इसके आगे डैश डैश में बोल रहा हूं, इसके आगे हम लिख सकते हैं कि इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इन रोबोटिक्स इंडस्ट्री, इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो जैसा भी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, जो भी इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हो, इन मार्केटिंग फील्ड, तो जिसमें भी तुम्हें अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसके आगे डैश में लिख दो। तो कहने का मतलब ये है कि कैरियर ऑब्जेक्टिव फिक्स नहीं रखना है, अपने जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, जैसा जॉब की रिक्वायरमेंट है, जैसी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव को चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सबसे पहले बता दिया कि मैं क्या हूं, उसके बाद मैं क्या बनना चाहता हूं, उसके बाद मैं किस तरीके से आपकी कंपनी को सक्सेसफुल बना सकता हूं। मतलब इसके आगे इस तरीके से लिख सकते हैं, टू यूटिलाइज माई स्किल दैट कैन कंट्रीब्यूट टू द कंपनी ग्रोथ। तो इस तरीके से अपनी जो है इस तरीके से हमने पूरा एक कैरियर ऑब्जेक्टिव बना लिया, जिसमें अब मैंने अपने बारे में बता दिया, मैं क्या बनना चाहता हूं यही बता दिया, और ये बता दिया कि कंपनी को किस तरीके से मेरे को सेलेक्ट करने के बाद फायदा होने वाला है। तो ये चीज़ मैंने डिसाइड कर ली। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो मैंने स्किल की बात करी है ना, तो ये जो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कैरियर ऑब्जेक्टिव हमारा फिक्स नहीं रहेगा। अलग अलग 2-3 रिज्यूम बनाओ, अलग अलग जैसी जैसी कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपना रिज्यूम फॉरवर्ड करो। वहाँ पर कैरियर ऑब्जेक्टिव जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो पहले जॉब प्रोफाइल देख लो, जहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखो और वो चेंज कर लो। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हर जॉब की जो है रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, हर जॉब की डिमांड अलग अलग होती है। तो उस जॉब के अकॉर्डिंग हमें अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। तो कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखो अपने एक अच्छे से, नाम लिखा अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी, ईमेल आईडी का ध्यान रखना है कि कोई हमें जो है कॉलेज वाली ईमेल आईडी जो
जो बिल्कुल देखने में बिल्कुल अनप्रोफेशनल लगे वो वाली ईमेल आईडी नहीं लिखनी है। कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखो। उसके बाद हम नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे अपने एकेडमिक के बारे में लिख सकते हैं। अगर एज ए फ्रेशर है तो पहले एकेडमिक को ऊपर लिखें, अगर फ्रेशर नहीं है तो अपनी स्किल सेट को अचीवमेंट को ऊपर लिखें। तो फ्रेशर एज ए फ्रेशर एकेडमिक को ऊपर लिखें। एकेडमिक में क्या करना है, देखो एकेडमिक में अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छी जगह से एकेडमिक्स लिए हैं, आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी जगह से, आपकी इंजीनियरिंग या कहीं ग्रेजुएशन बहुत अच्छी जगह से है, तो आप उस कॉलेज का नाम मेंशन कर सकते हैं, उस यूनिवर्सिटी का। अदरवाइज आप जो है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर सकते हैं। अगर किसी प्राइवेट कॉलेज से पढ़े तो डायरेक्टली, अगर कॉलेज का नाम मेंशन नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर दो कि इस यूनिवर्सिटी से मैंने ये डिग्री ली है। उसके बाद अगर परसेंटेज आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कम है, आप दिखाना नहीं चाहते, तो परसेंटेज को भी हम जो है हाइड कर सकते हैं, अगर जब तक कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट ना हो कि परसेंटेज उसने स्पेशली मेंशन ना किया हो कि परसेंटेज लिखनी है, तो आप परसेंटेज को हाइड कर सकते हो। लेकिन आजकल तो परसेंटेज अच्छी खासी आती है बच्चों की, तो परसेंटेज अपनी मेंशन करो वहाँ पे। तो ये एकेडमिक के बारे में लिख दिया। एकेडमिक के बाद अपना स्किल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल सेट। अब स्किल सेट में क्या करते हैं, फिर अपना जो है कुछ भी उठा के लिख देते हैं स्किल सेट में, या फिर हम इस चीज़ को अवॉइड ही कर देते हैं, स्किल सेट लिखते नहीं है। तो स्किल सेट भी हम जो है अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड करनी है। जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, जॉब प्रोफाइल पढ़ो कि जहाँ कंपनी में अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर एक्चुअली उनको रिक्वायरमेंट क्या है। तो जो रिक्वायरमेंट है वहाँ से अपना स्किल सेट निकाल के लाओ, वहाँ से देखो कि उस रिक्वायरमेंट में आपकी स्किल सेट फुलफिल फिट बैठ भी रही है नहीं बैठ रही। अगर जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ आपकी स्किल सेट फिट नहीं बैठेंगी तो आपको क्यों कॉल करेंगे, तो आपको रिजेक्ट ही कर देंगे। तो ये रिजेक्शन के बहुत चांस रहते हैं। तो अपनी जो स्किल सेट है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग सेट करो। जैसे आप स्किल सेट कहाँ से निकालेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ कैसे सेट करेंगे, सारा कुछ याद करो कि कॉलेज लाइफ में हमने क्या किया। कॉलेज लाइफ में मिनी प्रोजेक्ट जो किया था, मिनी प्रोजेक्ट में से हो सकता है तुम्हारी स्किल सेट निकल के आ रही हो कि मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया था, यहाँ पे मैंने ये काम किया था, ये इस जॉब प्रोफाइल के साथ मैच कर रही, तो वो चीज मेंशन करो। कोई सेमिनार का टॉपिक तुमने उसी टॉपिक पे हो सकता है सेमिनार दिया हो, जिस टॉपिक जो जी की जॉब डिस्क्रिप्शन में दे रहा हो, तो वो सेमिनार का टॉपिक मेंशन करो। अपनी जो है तुमने कहीं पर भी अगर कोई फेस्ट में पार्टिसिपेट किया हो जो कि आपकी लीडरशिप स्किल को दिखा रहा हो, उसको नोट डाउन, उसको वहाँ पे लिखो। अपनी इंटर्नशिप जहाँ पे की है उसको वहाँ पे लिखो कि इंटर्नशिप मैंने वहाँ पर की थी और उस इंटर्नशिप से मैंने ये सीखा, और जो कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच कर रहा हूँ। तो इस तरीके से स्किल सेट भी हमारी वेरी करेंगे। हमारा स्किल सेट वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन, और हमारा कैरियर ऑब्जेक्टिव वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसको हम शॉर्ट में जेडी भी बोलते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन। हर जॉब के बारे में जॉब डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है कंपनी की। तो इस तरीके से इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट हम लिख सकते हैं अवार्ड्स एंड अचीवमेंट के ऊपर। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट में लिखो उसमें कुछ भी, एनीथिंग जो कि ये बताए कि आप एक टीम प्लेयर हैं, आप फास्ट लर्नर हैं, आप डेडिकेटेड हैं, आप डिसिप्लिन हो, जो भी हो आपके दिमाग में आ रहा है, आप सब कुछ वहां पर मेंशन करिए। तो ये अवार्ड्स एंड अचीवमेंट के अंदर मेंशन करिए। इसके बाद हम लास्ट में अपनी पर्सनल डिटेल वहां पर मेंशन कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो, अपनी हॉबीज लिखो, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में लिखो, लैंग्वेज क्या क्या आती है उसके बारे में लिखो। तो इस तरीके से अपनी पर्सनल डिटेल के बारे में लिखो। तो इस तरीके से हमारा एक पूरा का पूरा एक रिज्यूम सेट होगा। ये इस तरीके से हम एक अपना रिज्यूम बना सकते हैं। लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं, सबसे पहला तो ये है कि जो है आपका जो रिज्यूम है वो एज ए फ्रेशर एक पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आपका 2 पेज में रिज्यूम आ रहा है तो उसको किसी भी तरीके से 1 पेज में लेके आओ। 1 पेज से ज़्यादा का रिज्यूम नहीं होना चाहिए, इसको दोबारा से ध्यान रखो। सेकंड, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए रिज्यूम के अंदर। बार बार प्रॉपरली उसको चेक करो, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई भी पंक्चुएशन मिस्टेक्स ना हो। तो प्रूफ रीडिंग करो, हो सकता है तो प्रिंट आउट निकाल के पढ़ लो कि अगर तुम्हें लगता है कि हाँ इसकी इंग्लिश अच्छी है, ये अच्छे से चेक कर सकता है, तो उससे चेक करवा लो। कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं, कोई पंक्चुएशन मिस्टेक नहीं रिज्यूम के अंदर। सिंगल पेज में रिज्यूम होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा जब भी किसी को रिज्यूम सेंड करना है, फॉरवर्ड करना है, हमेशा PDF फॉर्मेट में ही सेंड करना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमें रिज्यूम बनाने में ध्यान में रखने हैं। हो आपको समझ में आ गया हो कि हमें रिज्यूम किस तरीके से बनाना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो और भी बाकी स्टूडेंट के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी अपना रिज्यूम अच्छे से बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।